अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी। जिस तरह आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल की समरी मिलती है। इसके साथ साथ इंग्लिश के एस्से और ग्रामर के ऊपर भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं। फिर जो हमने बुक रीडिंग स्टार्ट की हुई है उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलती हैं। एंड फर्दर हम एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है जी हिस्ट्री के ऊपर। जो हिस्ट्री आपसे डेलिबरेटली छुपा ली गई, उसके ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी एंड जो आपकी थिंकिंग है उसको चेंज कर देगी। सो आज का जो हमारा इस वीडियो में हम दो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि डॉन के ही होंगे। और फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है जी ऑड टू एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। और बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली ऑड जो पोइम्स वगैरह लिखते हैं वहां पे सब्जेक्ट को करने के लिए जो एक स्टैंजा होता है उसके स्टार्ट में भी इसको लिखा जा सकता है। स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है किसी चीज को। सो एक एन टू एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, तो ये इसका नाम है जी। अब जिस तरह आपको नाम से ही पता चलेगा कि चल रहा होगा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस्ड की गई। और हम इस आर्टिकल की कुछ बात करेंगे कुछ वर्ड्स में पहले, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जी। स्टार्ट में राइटर ने जी इसमें ओवरऑल बात की है पीटीआई के ऊपर और पाकिस्तान का जो इलेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहिब हैं उनके ऊपर बात की है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में बात की है। और इमरान खान के बारे में बात की है और फिर कुछ उसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड की है। डेफिनेटली वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी। वो स्टार्ट करते हैं एक फ्रेज के साथ और वो फ्रेज है सैटरडे नाइट मैसेक्योर। और ये डेफिनेटली ये जो इवेंट था ये यूएसए में हुआ था और ये एक वाटरगेट क्राइसिस था। बेसिकली कोई उनके प्रेसिडेंट उस वक्त की, जो ये 1973 की बात है, तो ये कोई उनके रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे। उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और वो कर रहा था जी ये जो कॉक्स के नाम से है, आर्की बेल्ट कॉक्स। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया था कि इसको फायर करो लेकिन इसको मारना नहीं है। इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट टेप्स थी जो व्हाइट हाउस की थी, जो इन्वेस्टिगेशन में उसने पेश करनी थी। तो ये यहाँ से एक क्राइसिस डिवेल्प हुआ था जी। यानी कि इससे पहले भी जो जिसके ऊपर उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड था। और कोई उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जी उनके ऊपर उन्होंने एक दफा वो इन्वेडर हो गए थे जी वहां पे। सो इन चीजों के ऊपर उनके ऊपर वहां पे केस चल रहा था जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन में थे। तो ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर किया फायर करने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया तो उनके जो अटॉर्नी जनरल थे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर जो उनके करीबी जनरल थे उन्होंने ये जब काम किया जी, तो फिर इसके नतीजे में एक मूवमेंट खड़ी हुई और जिसकी वजह से निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो कहते हैं कि सेम इसी तरह का जी जो हमारे यहाँ भी एक इस तरह का अनफ्लेवी सेम एक लेट नाइट इवेंट वो बता रहे हैं सैटरडे का। और जो जनवरी 13 2024 जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के अगेंस्ट फैसला दिया था, उनके इलेक्शन सिंबल को से उनको डिप्राइव कर दिया था। सो वो कहते हैं जी कि कुछ इसकी बैकग्राउंड भी है। और बैकग्राउंड डेफिनेटली हम सबको पता है कि इमरान खान साहब और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस भेजा था कोर्ट को, जिसमें ये कहा गया था जी कि सीजेपी यानी कि जो करंट सीजेपी है, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, कि इनको रिमूव कर दिया जाए। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद इनकी जो मिसिस हैं सरीना ईसा, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था। और ये वो सब चीज़ें हैं जो कि एक बेस प्रोवाइड कर सकती हैं कि जो ये जो डिसीजन है ये जस्टिस के ऊपर नहीं है। लेकिन राइटर कहता है कि दैट्स ऑल इट्स ओपिनियन। एंड फर्दर वो ये बात करता है कि जो एक जज है उसको जी इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर किसी जज के ऊपर जो
उसके ऊपर ट्रस्ट ना हो, तो उसको खुद ब खुद ही उन फैसलों से, उन चीज़ों से अलग हो जाना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे बात है कि अगर हम इमरान खान साहब के केसेस की बात करें, उनके सर्वाइवल की बात करें, तो जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, डेफिनेटली उनका कोई एक हार्श बैकग्राउंड रहा है पीटीआई के साथ। तो वो कहता है कि हो सकता है कि ये जस्टिस के ऊपर एक 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 जी स्कार्स छोड़ जाए, एक धब्बा छोड़ जाए। तो इसलिए जो करंट चीफ जस्टिस हैं, उनको चाहिए कि जो भी पीटीआई का केस हो, उनसे खुद को असाइड रखें जी, यानी कि उसमें वो इंक्लूड ना हो और कोई और बेंच बना दें। जो कि जो राइटर बताता है कि आर्टिकल 10 जो है वो इस बात की इजाजत भी देता है कि जो जिस एक जो कि जज की जो बाइसनेस है या उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो केस जब वो सुन रहा हो, तो जिसके अगेंस्ट केस हो, तो उसके जज का उसके साथ किसी किस्म का कोई भी इम्पार्शियल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, या फिर उसका जी कोई भी इस तरह का कोई एक हार्श जो बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए। तो फर्दर राइटर हमें इसमें बताता है कि डेफिनेटली जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन की 2018 की जो कंपेन थी इमरान खान साहब की, उसमें भी जी उन्होंने ईसीपी को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे, उनको अच्छा गाली गलौज किया था जी। और आप ये सब चीजें देख सकते हैं, उनकी जो वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। और फर्दर जब ये सब चीजें इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश करना थी, जो उन्होंने एलिगेशंस लगा रहे थे ईसीपी के अगेंस्ट, तो वहां पे जी वो प्रूव नहीं कर पाए थे किसी भी वे में। इसी तरह से यहाँ पे जी ये जो कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसमें राइटर यही बात करता है कि डेफिनेटली जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं और जो ईसीपी हैं, इनकी एक हार्श बैकग्राउंड है। और फर्दर अगर हम इन चीजों को देखते हैं, तो हमें एक चीज तो आर्टिकल जो 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो री इन्फोर्स्ड करता है कि किसी किस्म का इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इससे वो कहता है कि जो अगर आपने इंसाफ देना है, और इंसाफ वो होता है जी कि जो होता हुआ दिखाई भी दे, तो इस वक्त के जो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ जस्टिस हैं, उनको चाहिए कि वो जो भी पीटीआई के रिलेटेड केसेस हों, या इस तरह से उनके रिलेटेड, या इमरान खान साहब के सर्वाइवल के रिलेटेड केसेस हों, उनसे खुद को अलग रखें, ताकि जो अवाम का एक ट्रस्ट है कोर्ट्स के ऊपर, वो अपहोल्ड रहे। एंड फर्दर वो मिसाल देते हैं कि इंडिया के जो इंडिया में जी बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि कुछ ऐसे चीफ जस्टिस गुजरे हैं जिनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, और अभी भी उनकी करंट भी जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी भी उनको भी वो अप्रिसिएशन करते हैं। एंड फर्दर वो कहते हैं कि जब हमारी तरफ हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे पास AR कॉर्नियस, हमूदुर रहमान एंड अजमल मियाँ, ये कुछ पाकिस्तान के वो अच्छे जजिस के नाम लेते हैं जी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए खड़े रहे। तो यहाँ पे वो ये बात करते हैं कि जो कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की, और वो अपॉर्चुनिटी यही थी कि वो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स थे उनको बहाल करती। और डेफिनेटली जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो इस सैटरडे नाइट की जो डिसीजन को वो याद रखेगी। और इसके साथ साथ जी वो कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जिसमें इस इन चीज़ों को समझाने के लिए। आई होप कि ये जो हमारे इसके ऊपर ये वीडियो है, ये बेनिफिशियल होगी। एंड फर्दर जी एक और आर्टिकल है, और वो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कि इंडिया में क्या हो रहा है। डेफिनेटली बीइंग एस्पायरेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है। उनकी जो पॉलिटिकल, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो किस तरह से रिलीजन में इन्वॉल्व होती जा रही है, जबकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सो आपके साथ में आज का जो आर्टिकल है एफ्रॉन्ट, तो वो शेयर करता हूँ जी। जी, तो ये है हमारा आज का सेकंड आर्टिकल, एन एफ्रॉन्ट टू गांधीज राम। एफ्रॉन्ट का मतलब होता है बेटा कि कोई भी ऐसा आप एक्ट करें जो कि ऑफेंसिव हो, जो आउटरीच, यानी कि जो कम्युनिटी में एक डिवीजन क्रिएट कर दे, इसका मतलब ये होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये बेसिकली आपको इंडिया में जो इस वक्त डोमेस्टिक
हालात हैं उसकी बात करेगा, और डेफिनेटली जो मई में उनके इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये उसके ऊपर भी बात करेगा। फिर उनकी ऑपोजिशन जो है वो किस तरह से जो मोदी का एक कल्टशिप है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर भी बात होगी जी इस आर्टिकल में। हम स्टार्ट करते हैं इसको जी। और डेफिनेटली जिस तरह आपको पता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा के वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, और उस सिटी का नाम रखा गया है अयोध्या सिटी। एंड राइटर हमें ये बताता है कि जो बीजेपी है जब वो 2014 में भी पावर में आई थी तो तब भी एक कम्युनल उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट रेस करवाया था वो मुजफ्फरनगर में जी, और जिसकी उन्होंने लीड ली थी 2014 में। फिर इसी तरह से 2019 में जब वो सेकंड टर्म के लिए मतलब उनके इलेक्शंस होने थे तो तब भी उन्होंने एक पुलवामा का केस करवाया, और उस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोदी, उनकी जो ग्राफ था वो 10 to 20% के बिटवीन था, लेकिन पुलवामा के बाद उनका ग्राफ जो था वो 100% हो गया था जी। सो इस दफा इन सब चीजों को देखते हुए जो उनकी ऑपोजिशन है उन्होंने जी इत्तेहाद बनाया है, और वो इत्तेहाद है दो लीडरशिप के अंडर। एक है जी जो राहुल गांधी है, और एक ममता बनर्जी इस तरह से नाम है उनका। तो इन दो लीडरशिप के अंडर इस वक्त उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है, जिसमें हो सकता है कि कमिंग गवर्नमेंट उनकी कोलिशन गवर्नमेंट आए। लेकिन जो बीजेपी है वो कॉन्टिन्यूसली अपना जो रिलीजियस कार्ड है वो खेलती जा रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो ये उन्होंने टेम्पल का इफ्तिताह किया, जिसमें उन्होंने अपनी जो एक राम उनके जो अ, उनके भगवान है जी, उनको उनके अकॉर्डिंग उनको वापस लेके आए। और पहले वो अपनी घर से चले गए थे, उनको बेदखल कर दिया गया था उनके घर से, तो अब वो वापस आ गए हैं अपने घर में। और डेफिनेटली इसके लिए ना सिर्फ पब्लिक से फाउंडेशन जी उनसे कलेक्शन फंड्स इकट्ठे किए गए, बल्कि इसके साथ साथ जो उनकी प्राइवेट और सरकारी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो फाउंडेशंस थी, उन्होंने भी जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला था, और तकरीबन उनको $425 बिलियन से भी ज्यादा की अमाउंट वहां पे उनको कलेक्ट हुई थी। अब इस वक्त डेफिनेटली जो नेशनल सोशलिस्ट हैं उन वो तकरीबन 37% उनके वोट्स हैं इंडिया में जी। और ये उसके बाद जी फर्दर 63% जो वोट हैं वो दूसरे हैं जी। और वो यहाँ पे एक राइटर कंपैरिजन करता है हिटलर का और मोदी का, जिसमें वो कहता है कि हिटलर भी जिस तरह मोदी 2019 में पावर में आया इसी तरह हिटलर भी आया, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि हिटलर ने पावर में आके इलेक्शंस नहीं करवाए थे, बट जो मोदी है वो इलेक्शन करवा रहा है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी इलेक्शन नहीं करवाए, बिकॉज उस वक्त कंडीशंस और थी और इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन डेफिनेटली इन सब चीजों को देखते हुए राइटर कहता है कि जो ऑपोजिशन है और उनके जो लीडर्स हैं वो स्टिल इस चीज के ऊपर इसको काउंटर करना जानते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन थी इस मंदिर की, इस टेम्पल की, जो कि डेफिनेटली एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए, वोट्स को सिक्योर करने के लिए ये सब किया गया था बीजेपी की तरफ से, और एक ह्यूज अमाउंट में मनी दी गई थी इस सब के लिए। तो वो कहते हैं जी कि डेफिनेटली ऑपोजिशन ये समझती है कि ये टेम्पल का इफ्तिताह करने से वो नहीं गवर्नमेंट में नहीं आ जाएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन ऑपोजिशन, तो वो ये समझते हैं कि जो एक वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस, वो क्रिएट किया जा सकता है, जिसके लिए वो तैयार हैं कि किसी भी किस्म का अगर कम्युनल वायलेंस किसी भी एरिया में होता है तो उसको वो काउंटर करेंगे जी। जिस तरह रिसेंटली मोदी ने दो जो टर्म्स हासिल की वो इसी तरह से, कभी कम्युनल वायलेंस उन्होंने रेस करवाया, कभी जी पाकिस्तान के साथ जो एक उनका जी उनके उनके लोगों का जो एक इमोशंस है अ, उनको एक्सप्लॉइट किया। तो इस तरह से वो कहते हैं जी कि हम इस दफा तैयार हैं कि हम इन चैलेंजेस को इनको काउंटर करें। और फर्दर राइटर यहाँ पे एक और भी बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि क्योंकि अलायंस है तो हो सकता है कि अलायंस की मेजॉरिटी ज्यादा हो, लेकिन जो बीजेपी हो उस सब ने सीटें जो है वो ज्यादा ली हो कंपैरेटिवली टू सिंगल पार्टी।
लेकिन अलायंस जो कि वो जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मिली हुई हैं, तो उनकी मेजोरिटी हो, लेकिन बीजेपी की एज ए सिंगल पार्टी उनकी सीटें ज्यादा हो, तो क्या फिर जो मोदी है वो हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वो जी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जिस तरह वो कहते हैं 1989 में जो राजीव गांधी थे उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा थी कंपैरेटिवली टू अलायंस, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया था। इसी तरह से 1996 की वो अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हैं। सो फर्दर जी वो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो दिन था, इसी दिन को क्यों चुना गया, जबकि अभी जो राम टेम्पल है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, और अभी ये समझा जाता था कि कुछ इसमें और मंथ्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन 20 जनवरी को ही क्यों चुना गया जी? वो राइटर बात करता है कि 20 जनवरी को होने वाले इवेंट्स यहाँ पे कौन कौन से, जिस तरह वो बताता है कि एक यूरोपियन डेलीगेशन है यूरोपियन यूनियन का मिडल ईस्ट की तरफ, और उसके बाद जी ये जो रॉन सेंटिस्ट है उन्होंने यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से क्विट कर दिया, और और अपना उन्होंने जो वेट था वो डोनाल्ड ट्रंप के बिहाइंड कर दिया फॉर द पैलेस्टीनियंस। डेफिनेटली आप पैलेस्टीन में जानते हैं कि गाजा में एक ट्रॉमा है, और वहाँ पे आए दिन सैकड़ों में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको कत्ल किया जा रहा है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, उनके जो सेटलर्स हैं जो रशिया से जो यूक्रेन से निकल के यूरोप की तरफ या दूसरे यूरोप के एरियाज में मूव कर रहे हैं। और फर्दर जी इट वॉज अ डे, यानी कि ये एक वो दिन भी है जब 11 जो कन्विक्टेड रेपिस्ट थे, एक जिन्होंने एक मुस्लिम वुमेन को रेप किया था गुजरात के पोग्राम्स में, तो उनको दोबारा से उनको रिलीज नहीं किया गया, उनको दोबारा से जेल में भेज दिया गया। और इसके साथ साथ डेफिनेटली बीजेपी जो है, बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट उनको रिलीज करवाना चाहती थी, उनकी प्री मेच्योर बेल लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर उसके बाद ये जो इवेंट हुआ इस दिन वो ये था कि अपेक्स कोर्ट ने बिल्गिस बानो को उनको नहीं रिलीज नहीं किया, उनको तो उनको भी अगेन जी जेल में डाल दिया गया। और फर्दर एक और जी यहाँ पे एक राइटर एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि डेफिनेटली जो गांधी थे, गांधी भी राम को मानते थे, लेकिन वो भी यानी कि राम के मानने वालों में से थे। लेकिन ये एक आयरॉनिक है कि उनका जिन्होंने उसका गांधी साहब का कत्ल किया, उनका नाम था नथुराम, जो कि लिटरली बनता है लॉर्ड राम जी। सो डेफिनेटली जो गांधी का राम था वो डिफरेंट था कंपैरेटिवली मोदी, क्योंकि गांधी जी राम को डिपिक्ट करते थे कि वो जो कमजोरों के लिए है, और उन लोगों के लिए उनको डिफेंड करता है। और वो समझते थे ईश्वर अल्लाह ये सब ही एक ही पर्सन, एक ही पर्सनैलिटी के नाम है। ईश्वर अल्लाह राम ये सब एक ही पर्सनैलिटी के नाम है जी, वो ये समझते थे। लेकिन जब हम मोदी की बात करती हैं तो मोदी ने, अगर आप उनकी कल की स्पीच अगर आपने सुनी हो, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है, और उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी को क्लियर किया है, उन्होंने अपने कल्ट को इनहेंस करने के लिए ये एक पॉलिटिकल मूव खेली है जी। और जिस तरह से वो फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म और अब थर्ड टर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि अभी जो उनके इलेक्शंस होने हैं मई में उसमें क्या होता है। सो ये था जी इंडिया का जो सिनेरियो जो अभी उनके करंटली वहाँ पे जिस जिस जिन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी रिलीजन को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, और हमारे जो रिसेंटली कुछ लीडर्स हैं, इवन हमारे तमाम लीडर्स जी जो पॉलिटिक्स को रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं। सो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, बिकॉज ये जी एक डिजास्टर क्रिएट करता है जिस तरह से हम देख चुके हैं। और डेफिनेटली ये इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है, जो कि तेजी से अपनी एक सेकुलर आइडेंटिटी को खोता जा रहा है, और सिर्फ एक हिंदुत्व का, यानी कि वो एक सिर्फ हिंदुओं का एक कंट्री बनता जा रहा है जी। सो बेटा, अगर ये वीडियोस, ये जो नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें। थैंक यू सो मच।